हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों, बाल विकास की एक सीरीज चल रही है पेडागोजी की, जिसमें मैंने पहली बार वीडियो शूट कर दी है, जिसमें मैंने आपको जीन पैजे पढ़ा दिया है, जीन पैजे की अवस्था पढ़ा दी। इस वाली वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत यानी लॉरेंस कोहलबर्ग। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाली वीडियो को और नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है, तो आपको लगाना लॉरेंस कोहलबर्ग। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा था, थोड़ा समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि नैतिक विकास की स्तर कितने हैं, तो आपको बताने 3। अगर आपसे ये पूछता है कि अवस्थाएं कितनी हैं, तो आपको बताने 6। अगर आपसे ये पूछता है कि अन्य अवस्थाएं कितनी हैं, तो आपको बतानी है 5। अब देखते हैं कहता क्या है। देखो, कोहलबर्ग ने माना कि बालक के विकास में नैतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें एक बालक में अच्छी आदतों, स्वभाव, चरित्र, आदि का विकास किया जाता है। अब थोड़ा नोट डाल के हम पढ़ेंगे एक चीज और। पहला पढ़ेंगे नैतिक विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है। दूसरा पढ़ेंगे नैतिक विकास अर्जित किया जाता है। समझना, अगर आपसे ये पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तर कितने, तो हमें 3 बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे अवस्थाएं कितनी बतानी है, 6 बतानी है। अगर ये वाला शब्द पूछे कि अन्य अवस्थाएं कितनी हमारी, तो आपको 5 बतानी है। अब मैंने कहा था कोहलबर्ग ने माना बालक के विकास में नैतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बालक क्या करता है कि जिसमें एक बालक एक तो अच्छी आदतों को सीखेगा, एक अच्छे स्वभाव को सीखेगा, अच्छे चरित्र को सीखेगा। जो कुछ भी हमारा व्यवहार है, कार्य करने का तरीका है, अच्छा व्यवहार, रहन सहन, वो सब हमारा क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखो ध्यान रखना, जो नैतिक विकास जो होता है वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी नैतिक विकास जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, जन्म के बाद प्रारंभ होता है। और कैसा होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, अर्जित किया जाता है। अगर आपसे पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत जन्मजात होता है अर्जित, तो आपको लाना अर्जित होता है। कब से प्रारंभ होता है,
जन्म के बाद प्रारंभ होता है। जहाँ पर एक बालक एक अच्छा प्राणी बनता है वो उसका क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात हुई। सबसे ज़्यादा बात आती है यहाँ पर इसके स्तर की और अवस्थाओं की। आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं स्तर। अब इसके स्तर की बात करते हैं हम। देखो, तीन स्तर होते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। इसका जो सन माना गया है या इसकी जो ईयर मानी गई है, इसका जो समय माना गया है वो 3 से 8 वर्ष माना गया। अब इसके अंतर्गत दो और आते हैं जो अवस्था मैंने आपको 6 लिखाई है। पहला आएगा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुक्त। दूसरा आएगा आत्म अभिरुचि अभिमुक्त। अब हम दूसरा बात करेंगे, वो होता है परंपरागत स्तर। इसका समय माना गया 8 से 11 वर्ष। इसके अंतर्गत दो आती हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुक्त। एक और आता है इसके अच्छा लड़का या लड़की अभिमुक्ता। अब उसके बाद तीसरा आता है उत्तर परंपरा गत स्तर। इसका माना है 11 से अधिक वर्ष। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिमुक्त, सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुक्त। अब उसके बाद इधर हम पढ़ेंगे, तो इधर पढ़ेंगे हम अन्य अवस्थाएं, नैतिक विकास की अन्य अवस्थाएं। अन्य अवस्था मैंने आपको कितनी बताई है, 5 बताई हैं, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, धारण करने वाली अवस्था, नेक्स्ट पढ़ेंगे आधारहीन
आत्मचेतनावस्था। नेक्स्ट पढ़ेंगे आधार युक्त आत्मचेतना। समझे, ये नैतिक विकास की मैंने अवस्था स्तर लिखे। अगर आपसे ये पूछता है नैतिक विकास के स्तर कितने, 3 है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब इसके अंडर में जो 6 अवस्थाएं आती हैं, वो क्वेश्चन ये पुटअप करा है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता नैतिक विकास के किस विकास के अंतर्गत आती है, तो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। अगर ये पूछे आत्म अभिरुचि अभिमुखता किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत है। अब परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अच्छा लड़का या लड़की अभिमुखता। यानी जो मैंने आपको ये बताई थी कि नैतिक विकास के जो स्तर होते हैं वो कितने बताए थे, 3, और जो मैंने आपको ये बताया था अवस्थाएं कितनी होती हैं हमारी, तो वो 6 बताई। तो 1 2 3 4 5 6 स्तर कौन कौन से, 1 2 3, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब उसके बाद ये पूछे अन्य अवस्था कौन कौन सी होती है, तो पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। अब इनको समझेंगे। देखो, जब एक बालक छोटा सा होता है यानी 3 से 8 वर्ष का होता है, तो उसे दंड तथा आज्ञा पालन, यानी छोटा बच्चा होता है, आप उसे ये कह दो मोबाइल फेंक दे, वो फेंक देगा, ये कर दे, वो कर दे। जब उसे यहाँ पर आज्ञा का पालन करेगा तभी उसे दंड मिलेगा, और यहाँ पर वो उसी काम को करेगा जो उसकी आत्म यानी स्वयं की रुचि के अकॉर्डिंग अच्छा होगा। यानी अगर आपसे वो कुछ भी मंगाओ तो उसे कुछ न कुछ अच्छा लगेगा तभी आएगा। लेकिन जब वो 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा तो वो अपने अधिकारों को समझने लगेगा कि मेरे अधिकार कौन कौन से, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, जिसके आधार पर उसको फिर क्या माना जाएगा, एक या तो एक अच्छा लड़का माना जाएगा या एक अच्छी लड़की माना जाएगा। यानी निम्न में से अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़की या लड़का अभिमुखता किसके अंतर्गत आता है, परंपरागत स्तर के अंतर्गत। अब उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत 2 आते हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता। अगर आपसे ये पूछे कि प्यार उसके नैतिक विकास किस अवस्था में एक बालक पूर्ण रूप से नैतिक प्राणी बन जाता है, तो आपको बताना है उत्तर परंपरागत स्तर नैतिक प्राणी बन जाता है। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास किस अवस्था में एक बालक में अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, वो यहां पर होता है, समझ नहीं, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। और यहां पर अगर आपसे ये पूछे किस स्तर पर एक बालक अपने अधिकारों से अवगत होता है, तो आपको ये बताना है अधिकारों से अवगत। वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, परंपरागत स्तर, या अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या अच्छा लड़का है लड़की मुक्ता। अब डिटेल में थोड़ा इनको पढ़ेंगे। अन्य अवस्था का पूर्व नैतिक अवस्था कौन सी होती है, स्वकेंद्रीय अवस्था कौन सी, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कौन सी होती है। आप इनको नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब इन अन्य अवस्थाओं को देखते हैं। देखो, पहली अवस्था देखेंगे हम, पूर्व नैतिक अवस्था वह होती है जिसमें एक बालक में नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती है, उसे अच्छे व
बुरे की समझ नहीं होती है। इस अवस्था में एक बालक का नैतिक विकास दूसरों पर निर्भर करता है। हम दूसरी अवस्था देखेंगे। स्वकेंद्रित अवस्था वो होती है जिसमें एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रियाएं वह इंद्रियों का प्रयोग करता है। अब समझना थोड़ा इसको। अगर वो ये कहता है कि नैतिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक में नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठ रही है, यानी कोई बात नहीं उठती है, यानी उसे ये नहीं पता कि नैतिक विकास होता क्या है, क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, वो हमें कौन सी अवस्था बतानी है? पूर्व नैतिक अवस्था। यानी नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती है, उससे आप कुछ भी कहो वो कुछ भी बोल देगा, गाली बोल दो गाली बोल देगा, अच्छा बोलो अच्छा बोल देगा उससे। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास दूसरों पर निर्भर कर रहा है। यानी जब हम एक बालक को जैसा व्यवहार सिखाएंगे वो वैसी ही आदतें सीखेगा। वो कौन सी है? पूर्व नैतिक अवस्था। लेकिन स्वकेंद्रीय अवस्था होती है जिसमें बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी क्रिया करेगा? नैतिक क्रिया करेगा और इंद्रियों का प्रयोग करेगा। आपको यह देखना है कि उसकी नैतिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करता है। तो आपको बतानी स्वकेंद्रित अवस्था। अगर आप किसी से ये कहो कि आप मेरी इस वाली बुक को उठा के ले आओ, मैं तुझे एक टॉफी दूंगा, तो वो लेके आएगा। अगर बिना टॉफी का उससे बोले तो लेके नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है स्व, यानी यहाँ पर वो अच्छा तभी बनेगा जब आप उसे कुछ न कुछ खाने को दोगे। यानी अगर आप उसे खाने को नहीं देंगे तो वो ऐसी नैतिक क्रिया करेगा ही नहीं करेगा। यानी नैतिक क्रिया का मतलब ये होता है कि वो ऐसी क्रिया करे जो आपके अकॉर्डिंग हो, और आपके अकॉर्डिंग तब होंगे जब आप उसकी कोई ऐसी आवश्यकता की पूर्ति करोगे जो उसे खाने के लिए इच्छुक है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? स्वकेंद्रित। अगर आपसे पूछे किस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो स्वकेंद्रित। इंद्रियों का प्रयोग करता है, स्वकेंद्रित अवस्था। नोट कर लिया? नेक्स्ट चलते हैं। अब आता तीसरी। इस अवस्था में एक बालक किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य
और संस्कृति को धारण करता हुआ देखा जाता है। इस अवस्था में एक बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चौथी आधारहीन में इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास का कोई आधार नहीं होता है। वह इस अवस्था में परिवर्तनशील व्यवहार प्रकट करता है। वह प्रत्येक समाज का एक सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश करता है। देखो पहली वाली में लिखा है इस अवस्था में एक बालक, यानी मैं इस वाली तीसरी को पढ़ा रहा हूं, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यानी इस अवस्था में एक बालक किसी समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य और संस्कृति को धारण करता हुआ देखा जा रहा है। मतलब अभी वो स्टार्ट किया उसने। जब हम किसी समाज में रहना स्टार्ट कर देते हैं और इस समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून के हिसाब से अपने व्यवहार को ढालते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ बालक अब तो थोड़ा सही चल रहा है और अच्छा बन रहा है, हर किसी से राम राम करता है, नमस्ते करता है, सब कुछ करता है। यानी वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यानी कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करने की पूरी कोशिश करता है, वो हम बताने परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। आधारहीन का मतलब होता है जिसका कोई आधार न हो, यानी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम करने क्या जा रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ। यानी अगर आपसे ये पूछिए कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं और उसके बाद भी आपका कोई लक्ष्य डिसाइड न हो, उसको क्या बोलते हैं? आधारहीन बोलते हैं। इसको मैंने लिखा है इस अवस्था में एक बालक नैतिक विकास का कोई आधार नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में एक बालक कैसा व्यवहार प्रकट करता है? परिवर्तनशील। और वो ये सोचता है कि मैं जितने समाजों में जाऊं उस समाज का, प्रत्येक समाज का सक्रिय सदस्य बनूं। यानी जिस समाज में मैं रहूं उस समाज में सबसे ज़्यादा मुझे पूछे, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? आधारहीन अवस्था कहलाती है, जिसको मैंने कौन सी नाम दिया है? परिवर्तनशील अवस्था भी कहते हैं या बनावटी अवस्था भी कहते हैं। बनावटी अवस्था भी कहते हैं। नोट कर लिया? लास्ट देखिए, देखो इसमें देखेंगे पांचवी,
आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था नैतिक विकास की सबसे उच्च स्तर की अवस्था है। अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी बन जाता है और किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श मूल्यों और संस्कृति को अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से धारण कर लेता है और एक समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समझना, मैंने आपको समझाया आधारयुक्त मीन्स होता है जिसका कोई आधार हो, जिसका एक निश्चित आधार हो। यानी आधारयुक्त तो आत्मचेतना अवस्था नैतिक विकास की सबसे कौन सी अवस्था है? उच्च स्तर की अवस्था है, जिस अवस्था में एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कैसा प्राणी बन जाता है? सामाजिक और नैतिक प्राणी बन जाता है। यानी किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं को पूर्ण रूप से धार लेता है और किसी समाज का कैसा सदस्य बनता है? सक्रिय सदस्य बनता है। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास की सबसे उच्च स्तर की अवस्था कौन सी है, तो हमें बतानी है आधारयुक्त। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का पूर्ण रूप से सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो आपको बतानी आधारयुक्त। अगर आपसे ये पूछे पूर्ण रूप से एक समाज के रीति कायदे कानून को अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से डाल लेता है, वो कौन सी कहलाती है? आधारयुक्त। यानी अब मैंने आपको जो पढ़ाई थी, अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? 3, अवस्थाएं कितनी है? 6, अन्य अवस्थाएं कितनी है? 5। अब ये 5 अवस्थाएं जो मैंने पढ़ाई इसमें देखेंगे पहला वाला हम। अगर आपसे ये पूछे उसकी नैतिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का नैतिक विकास का कोई आधार या कोई मतलब भी नहीं होता? पूर्व नैतिक अवस्था। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करता है, तो स्व केंद्रित अवस्था। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में एक बालक किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून को धारण करता हुआ, धारण मतलब देखा गया, कौन सी अवस्था कहलाएगी? परंपरा को धारण करने वाली। अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास किस अवस्था में एक बालक के नैतिक विकास कोई आधार नहीं होता है, तो कौन सी बतानी है? आधारहीन। और ये पूछे कि नैतिक विकास की सबसे उच्च स्तर की अवस्था कौन सी है? आधारयुक्त अवस्था है, जिसमें एक बालक किसी समाज के रीति व कायदे कानून को व्यवहार में अपने पूर्ण रूप से डाल लेता है, वो कौन सी कहलाती है? आधारयुक्त। यानी ये था नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोट कर लिया आपने? धन्यवाद। नोट कर लिया?